सभी का ए लर्निंग विद दुर्गेश में सीडीपी की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज की श्रृंखला में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड जल्दी जल्दी सभी साथी जुड़ेंगे और क्लास को सभी साथियों से शेयर करेंगे जो भी साथी आगामी सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट या अन्य किसी शिक्षक भर्ती संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग स्वयं जुड़ेंगे, वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करेंगे। क्लास को प्रारंभ करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि उस विशिष्ट या निम्नलिखित में से उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। फर्स्ट संवेदनशील अवधि, बी मुखर अवधि, सी नम्यता काल और डी मानसिक अकर्मण्यता। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, मतलब उस स्थिति को, इस विशिष्ट समय को क्या कहा जाता है कि जब बच्चे वातावरण में खास प्रकार के उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। तो उस अवधि को फ्रेंड हम लोग संवेदनशील अवधि की संज्ञा देते हैं। विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे की तुलना करके सही ढंग से शुद्धता और सटीकता के साथ मापा जा सकता है। बच्चों के विकास को प्रगति की दूसरे बच्चों से साथ तुलना करके सही ढंग से शुद्धता के साथ सटीकता से मापा जा सकता है, ये कथन है। इसके लिए कारण है विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की धीमी गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से सामान्य होती है। जी हाँ, बताना है क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। कह रहा है कि बच्चों के विकास की प्रगति की तुलना दूसरे बच्चों के से करके सही ढंग से सटीकता से मापा जा सकता है। बात तो बिल्कुल गलत है भाई। आप दूसरे बच्चे से तुलना करके इस बच्चे की सटीकता आप कैसे बता सकते हैं? ये तो बिल्कुल सही तरीका नहीं है किसी भी बालक के विकास की प्रगति को नापने का, ये बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट है, विकास का स्वरूप, अनुक्रमण एवं विकास की गति कभी सभी बच्चों के लिए, सभी जो टर्म में गलत है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक बालक के विकास की जो प्रक्रियाएँ होती हैं बिल्कुल भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए यहाँ पर न कथन का सही है न कारण सही है, अर्थात ए आर दोनों गलत है। विकल्प नंबर फोर्थ इज राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के द्वितीयक सामाजिकरण की अवस्था, द्वितीयक सामाजिकरण की किस अवस्था, मतलब द्वितीयक सामाजिकरण किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है और वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थान में जाना कब शुरू कर देता है? शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था 6 से 9, माध्यमिक बाल्यावस्था 9 से 12, किशोरावस्था 12 से 18। बताइए किस अवस्था में द्वितीयक सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है? आप सभी को पता होगा, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। आई होप आप सभी के आंसर बिल्कुल सही होंगे। आपको पता होगा कि बालक जैसे ही प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तैसे वह सामाजिकरण के द्वितीयक संस्था, जिसको विद्यालय का नाम दिया जाता है, वहाँ पे जाना प्रारंभ कर देता है और साथ ही साथ वहाँ से वह सीखना भी प्रारंभ कर देता है। विकल्प नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं? तो अमूर्त की जब बात हो रही है तो कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ विचार करना ही नहीं है। विकल्प नंबर फोर्थ के साथ चलेंगे। अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था पियाजे का यह काल होता है जिसमें बालक अमूर्त वस्तुओं, अमूर्त संरचनाओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। विकल्प नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत की आलोचना करता है? बच्चे का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है। बच्चे सक्रिय प्राणी होते हैं। बच्चों की सोच वयस्कों की सोच में गुणात्मक रूप से भिन्न होती हैं। बच्चे का विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके होता है। जी हाँ, बताना है कौन सा विकल्प जो है वह आलोचना कर रहा है। देखिए, आलोचना यहाँ पर पहला विकल्प कर रहा है क्योंकि सामाजिक संस्कृति की बात नहीं करते हैं, यह पूरी तरीके से संज्ञान की बात करते हैं। इनकी जो थियरी है वो पूरी तरीके से संज्ञान पर आधारित है और सामाजिक और सांस्कृतिक की बात करते हैं लेओ वाइगोस्की, इसलिए पहला ही कथन की आलोचना कर रहा है। बाकी के तीनों जो है वह समर्थन कर रहे हैं। इसलिए विकल्प नंबर विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जीन पियाजे और लेओ वाइगोस्की ने सीखने के संप्रत्यय की समझ को किस प्रक्रिया तक स्थानांतरित किया? मतलब किस प्रक्रिया से किस प्रक्रिया तक स्थानांतरित किया? सक्रिय, निष्क्रिय, निष्क्रिय सक्रिय, यांत्रिक और व्यावहारिक, व्यावहारिक और यांत्रिक। यहाँ किस प्रकार से विभाजित किया है, मतलब किस किन प्रक्रियाओं से, मतलब बालक किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा लेओ वाइगोस्की और पियाजे के अनुसार सीखता है बच्चा?
बताना है आपका आंसर कमेंट करके, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, जल्दी से बताएंगे सभी साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की की समझ को निष्क्रिय से सक्रिय, मतलब जब बालक क्या था पहले निष्क्रिय रहता है, धीरे धीरे जब उसको संज्ञान होता है वह सक्रियता की तरफ बढ़ता है, इसलिए विकल्प नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया, पुनर्बलन, दोहराव अभ्यास, स्कीम की संरचना में परिवर्तन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? तो फ्रेंड, आप सभी को पता है कि जब लेव वाइगोत्स्की की बात होती है तो सिंपल सी बात है, इनका जो टैगवर्ड है वह सामाजिक है। सामाजिक अंतःक्रिया द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही विकल्प है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, तो इनके सिद्धांत में सामाजिक शब्द का जाहिर सी बात है प्रयोग होना बिल्कुल लाजमी है। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज अपने नियमों के साथ बदलाव करने की जरूरत है? आज्ञा पालक व दंड अभिन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की का अभिन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रण और सामाजिक अनुबंधन का अभिन्यास। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। कि हम समाज के नियमों की बात कर रहे हैं, समाज अपने नियमों के साथ बदलाव करने की जरूरत है, तो सामाजिक क्रम नियंत्रण के अभिन्यास के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, होवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार के अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो देखिए, जो सही है फ्रेंड वो क्रम आपको मैं बता दे रहा हूँ। क्रम देखिए क्या है, बुद्धि के प्रकार उन्होंने जिस प्रकार से बांटा है वह है शारीरिक बुद्धि, गति संवेदात्मक, अंतः स्थिति, अनुपालन संभावना। ये इस प्रकार की बुद्धि का सही क्रम है, बाकी आपको ध्यान देना ही नहीं है। विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। यह क्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित में शिक्षक निर्देश देता है कि विद्यार्थी अंधवत अनुसरण करते हैं। विद्यार्थी निर्देश देता है, अंधवत अनुसरण करता है। बच्चे सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक और रचनावादी रूप से देखता है। एक कठोर मानवीकृत पाठचर्या है, आकलन इस्तेमाल कर विद्यार्थियों की श्रेणी में बांटेगा। देखिए, जो सबसे सही और सबसे सटीक विकल्प यहाँ पे हमको दिख रहा है वो विकल्प नंबर बी दिख रहा है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनात्मक रचनावादी रूप से जो है देखता है, इसलिए विकल्प नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा तभी हो सकती है जब हमारा सेकंड वाला विकल्प फॉलो किया जाएगा, तभी हम एक बाल केंद्रित शिक्षा की स्थापना कर पाएंगे। विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। जो भी साथी ई लर्निंग विद दुर्गेश से निःशुल्क क्लास पढ़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके उसमें बिना स्पेस दिए ई लर्निंग विद दुर्गेश आप चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आपको निःशुल्क क्लास संबंधी सारी डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ आप यदि हमारी संस्था से नोट परचेज करना चाहते हैं तो 6306344367 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप विभिन्न भर्ती परीक्षाओं जिसमें यूपी टेट, सी टेट, लेखपाल, वीडियो और टीजीटी, पीजीटी या अन्य किसी भर्ती परीक्षाओं संबंधित ऑनलाइन एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स जो है हमारे यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं आप। हमारे जो नोट्स है वो पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर और न्यूनतम जो नया पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से तैयार किया गया, तो निश्चित तौर से आप अपने घर पे नोट्स हमारा ऑनलाइन नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा, जिसको प्राप्त करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको खाली कॉन्टैक्ट करना है, या तो टेक्स्ट करना है या तो व्हाट्सअप करना है, कुछ भी करिए, आपको नोट संबंधी सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दिव्यांगजन अधिकार 2016 बढ़ावा दिया है। दिव्यांगजन निम्न में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ने बढ़ावा दिया है? दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता को, दिव्यांगता के आधार पर अधिकारों के उपागम में भेदभाव को, दिव्यांगजनों की शिक्षा के अधिकार में बेदखली को, या जीवन में सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव को। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो कह रहे हैं कि किसे दिव्यांगजन अधिकार ने बढ़ावा दिया है, तो बढ़ावा किसे दिया है फ्रेंड कि जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव की बात करता है दिव्यांगजन अधिकार, मतलब उनको क्या है एक समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की बात करता है, इसलिए विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, समावेशी शिक्षा निम्नलिखित किसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है? प्रत्येक विद्यार्थी की, केवल धार्मिक अल्पसंख्यक के विद्यार्थियों की, ये बात गलत है, केवल की बात यहाँ पर गलत है। केवल दिव्यांग विद्यार्थी की, ये भी गलत है। केवल जो शब्द है ये केवल ये क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। केवल जो वर्ड है ये निगेटिव टैग वर्ड है। निगेटिव टैग वर्ड कभी भी पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर सही नहीं होता है, इसलिए विकल्प नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। डिस्कैलकुलिया मुख्य रूप से कठिनाई होती है, तो ये बिल्कुल कल का ही क्वेश्चन है, गढ़ती है, गणना संबंधित करना, विकल्प नंबर बिल्कुल सही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकारों वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करता है? जी हाँ, कार्यों और दत्त कार्यों को छोटे छोटे आसानी से प्रतिबंधित चरणों में विभाजित करना, अभिव्यंजक भाषा कौशल को समर्थन करने हेतु दृश्यों का उपयोग को हतोत्साहित करना, मौखिक और लिखित
के लिए पूर्व नियोजित रणनीतियों का उपयोग करना, कक्षा में श्रवण और दृश्य विकर्षणों को कम करना। बाधा उत्पन्न कौन करेगा? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कार्य यहाँ पर बाधा उत्पन्न करेगा। तो देखिए जो बाधा उत्पन्न करेगा फ्रेंड वह अभिव्यंजक भाषा कौशल के समर्थन करने के लिए दृश्यों का उपयोग को हतोत्साहित करना। मतलब आप जब भी किसी भी प्रकार के जो टीएलएम उनके प्रभाव को आप कम करेंगे, उनकी उपस्थिति को आप कम करेंगे, तो निश्चित तौर से वो बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए विकल्प नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? ए, विद्यार्थी को स्वतंत्र परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देना। नंबर 2, पाठचर्या त्वरण के लिए लचीलेपन को अपनाना। नंबर 3, एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना। नंबर 4, उत्तेजक संवर्धन गतिविधियाँ। जी हाँ, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को किससे बचना चाहिए? बचने की बात हो रही है, मतलब वो प्रक्रिया अपनी कक्षा में नहीं अपनानी चाहिए। तो देखिए एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना, मतलब एक ही आधार का जो है पाठ्यक्रम वगैरह लागू करके करती, तो इससे बचना चाहिए। वह बहुआयामी पाठ्यक्रम को लागू करने की ओर ध्यान देना चाहिए। इसलिए विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण और कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। किसी नए संप्रत्यय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्वापेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यह विद्यार्थी को नए संप्रत्यय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने में मदद करती है। बिल्कुल सही बात है। कथन तो बिल्कुल सही है, कथन जो है वह बिल्कुल सही है। बाकी करेंगे, शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों को अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति में रूप में नहीं किया जाना चाहिए। देखिए ये भी बात तो सही रहा, लेकिन इस बात का पहले वाले कथन से कोई संबंध नहीं। तो ए आर दोनों सही है, बात तो दोनों सही हो रही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। विकल्प नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि दोनों दो अलग अलग सेंटेंस हैं, दो अलग अलग सेंटेंस का अलग अलग अर्थ दे रहा है, इसलिए सही तो दोनों हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे, जब कोई अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है, वो विद्यार्थियों के बीच क्या पैदा करता है? महारत के लिए सराहना, नवाचार की इच्छा, सीखने के लिए प्रेरणा, अन्वेषण के लिए प्रतिरोध। कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है, वो क्या करता है फ्रेंड? भाई अपने आप को अगर कोई एक अंत मानेगा तो निश्चित तौर से भाई अन्वेषण के लिए वो प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, क्योंकि उसमें कोई भी खोज नहीं रहेगा, क्योंकि जब वो खुद ही अपने आप में परिपक्व होता है तो नवीनता उसमें बची नहीं रहती है। इसलिए विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, कथन कारण का क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से पढ़ेंगे। विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब कहाँ क्यों करना है, इसकी बारी में स्वयं नियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और उसे नियोजित करने की संभावना बढ़ जाती है यदि विद्यार्थियों को पता है कि इसका उपयोग कब और कहाँ और क्यों करना है। ठीक है, देखिए 2 कथन है, कारण है आपको दिए गया है, बताना इस क्वेश्चन का सही जवाब। विद्यार्थी को रणनीतियों को उपयोग कब और कहाँ करना है, इसकी बारी बारी स्वयं नियामक ज्ञान सिखाया जाना, बिल्कुल बात सही है कि भाई अब क्या किस कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्या उपयुक्त है क्या नहीं अनुपयुक्त है, ये बातें उसको ध्यान में करानी चाहिए। एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और उसे नियोजित करने की संभावना बढ़ जाती है यदि विद्यार्थी को पता चले कि उसका उपयोग है। बिल्कुल दोनों बात सही है, ये बात दोनों समर्थन कर रहे हैं, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है? ए, किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना। दूसरा, 2 चित्रों के बीच अंतर की पहचान। तीसरा, मीथेन का रासायनिक सूत्र जानना। और नंबर 4, एक विशेष राजवंश के कालानुक्रमिक क्रम को याद करना। बताइएगा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण निम्नलिखित कौन सा है? तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल का जो उदाहरण फ्रेंड हुआ है, किसी समस्या को हल करते समय स्वयं की द्वारा प्रयुक्त हुई प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, यह आपके अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है। आगे, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें? डीएनए के घटक और संरचनाएं क्या हैं? कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा है? प्रक्रियात्मक की बात हो रही, मतलब फ्रेंड प्रयोग करके सीखने की बात हो रही। जब प्रयोग करने के सीखने की बात हम लोग बताते हैं तो निश्चित सी बात है हम उसकी डीएनए के घटक और संरचनाओं के माध्यम से जो उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, नहीं देखिए यहाँ पर बात हो रही है प्रक्रियात्मक ज्ञान की। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान मतलब प्रयोग द्वारा हम लोग समीकरण जो है बना के सीखते हैं, वह हम आप लोग विकल्प नंबर 1 हो जाए। जो रसायन विज्ञान होता है उसमें हम लोग विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से बच्चों को चीज़ें सिखाने का प्रयास करते हैं, इसलिए विकल्प नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, क्या एक कार्यपालक पंक्ति का एक कालम और प्रतिच्छेदन है? कौन सा इनमें से एक कार्यपालक पंक्ति का एक कालम और प्रतिच्छेदन है? तो सेल जो है एक कार्यपालक पंक्ति की पंक्ति एक कालम का प्रतिच्छेदन है। विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामान्य तौर पर इनकमिंग ईमेल स्टोर करने के लिए निम्नलिखित कौन सा फोल्डर उपयोग किया जाता है? अवांछित ईमेल, इनबॉक्स,
आउटबॉक्स या भेजे गए। भाई देखिए इनकमिंग की बात हो रही है तो इनकमिंग की जब बात हो रही है तो इनबॉक्स का ही उपयोग करेंगे। विकल्प नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है MS वर्ड किसी तालिका में एक रॉ तथा कॉलम की न्यूनतम संख्या हो सकती है। MS वर्ड किसी तालिका में एक रॉ तथा कॉलम की जो न्यूनतम संख्या हो सकती है फ्रेंड, उनका जो नंबर होता है वो एक रॉ और एक कॉलम होता है। विकल्प नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है MS वर्ड किसी टेबल में टैब बटन दबाने पर की ओर चली जाती है, अगली तालिका की तरफ, पिछली पंक्ति की तरफ, पिछला कॉलम की तरफ या अगला कॉलम की तरफ। तो टैब दबाने पर जो होता है वह फ्रेंड वह आपके अगले कॉलम की तरफ बढ़ जाता है। विकल्प नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है MS वर्ल्ड 2016 मेन्यू आइटम के अंतर्गत इंसर्ट फुटनोट विकल्प दिखाई देता है। डिजाइन, विस्तार डालने और डॉक, बताइए क्या मतलब किसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो MS वर्ल्ड 2016 में जो कौन सा मेन्यू आइटम के अंतर्गत इंसर्ट फुटनोट विकल्प दिखाई देता है। जी हाँ, तो देखिए जो विस्तार मेन्यू है, विस्तार मेन्यू के अंतर्गत इंसर्ट फुटनोट विकल्प दिखाई देता है। विकल्प नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकारों का वर्गीकरण कितनी किया फ्रेंड। मैं बार बार पिछले क्लासों में मैंने इस पर डिस्कशन किया था, इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं देना है। मैकडुअल इज द राइट आंसर। इन्होंने 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियों में डिवाइड किया था और 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्ति की बात की थी। नेक्स्ट है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर ध्यान या चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कहना डम्बिल का कथन है। डम्बिल है ऑप्शन जी। विकल्प नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना ही अवधान है, ऐसा कहना जो कथन है फ्रेंड वो डम्बिल का है। विकल्प नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, क्योंकि कथन से कोटेशन प्रतिवर्ग परीक्षा में पूछे जाते हैं। सुजन शास्त्र के पिता के रूप में नाम जुड़ा है, तो गाल्टन को फ्रेंड वह सुजन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। विकल्प नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। बाकी के ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रास नहीं है, न क्रो हैं, न वुडवर्थ हैं, ये सारे कोई नहीं है। गाल्टन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। गाल्टन को सुजन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण किया है। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा बुद्धि परीक्षण किया है। बताना है फ्रेंड जलोटा का जो परीक्षण है वह कौन सा परीक्षण है। तो देखिए आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या चित्रांतक परीक्षण। तो जो परीक्षण उनका नाम है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। विकल्प नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन बोले जाते हैं फ्रेंड। विकल्प नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदनाओं का अर्थ प्रकट करना या अर्थ प्रदान करना कहलाता है। स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना या चिंतन। तो भैया पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदनाओं का जो अर्थ प्रदान करना फ्रेंड वह कहलाता है आपका वह उससे हम लोग प्रत्यक्षीकरण की संज्ञा देते हैं। विकल्प नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सीखने में प्रयास और भूल जहाँ पे दिखे तुरंत आप थानराई को देखिए। थानराई विकल्प नंबर फर्स्ट में है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि का स्तर होता है 90 से 110, 90 से 109 दिख रहा है। विकल्प नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ये सारे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी बार परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्न में से तरल क्रिस्टलीय बुद्धि प्रतिमान के प्रतिपादक माने जाते हैं। जी हाँ, तरल क्रिस्टलीय जो बुद्धि प्रतिमान के प्रतिपादक माने जाते हैं आरबी कैटल जी माने जाते हैं। जी हाँ, विकल्प नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आरबी कैटल को तरल क्रिस्टलीय बुद्धि प्रतिमान के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है, इसलिए विकल्प नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में किसको जाना जाता है। यदि मैं इसको सरल कर दूँ तो आर्यस थियरी के प्रतिपादक के रूप में किसको जाना जाता है। तो आर्यस थियरी के जो प्रतिपादक हैं वो आपके BF स्किनर हैं, जो एक यूएसए के मनोवैज्ञानिक हैं। विकल्प नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। और जिन साथियों ने विकल्प नंबर फोर्थ कमेंट किया उन सारे साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। विकल्प नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। तो ये था आज का क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया फ्रेंड। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट आप लोग। थैंक यू, गुड बाय।